नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। क्या कभी सोचा है कि ये जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज हैं, ये आखिर काम कैसे करती हैं? आइए देखते हैं कि कैसे ये इंडस्ट्रीज एक विशाल मशीन की तरह काम करती हैं, जो प्रकृति से मिलने वाले कच्चे माल को हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान में बदल देती हैं। सोचिए जरा, रोजमर्रा के इस्तेमाल की एक साधारण सी चीज जैसे पेपर का एक पन्ना या फिर एक कॉटन की शर्ट आखिर आती कहाँ से है? ये चीजें किसी जादू से तो बनती नहीं है। हमारे हाथों तक पहुंचने से पहले इनका सफर सच में बहुत हैरतअंगेज होता है। इस बड़े और थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान बनाने के लिए इस एक्सप्लेनर में हम एक सिंपल ब्लूप्रिंट फॉलो करेंगे। हम कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल से शुरू करके फैक्ट्रीज की लोकेशन, उनके काम करने के तरीके और आखिर में इनकी ग्लोबल स्प्रेड और सेफ्टी तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, जिसे हम आम भाषा में चीजें बनाना कहते हैं। उसे इंडस्ट्रीज की भाषा में सेकेंडरी एक्टिविटीज कहा जाता है। यही वो स्टेप है जहां असली जादू होता है और कच्चे माल में असल वैल्यू जोड़ी जाती है। इस जादू को एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। एक पेड़ की लकड़ी को ही ले लीजिए। सबसे पहले पेड़ को काटा जाता है, फिर प्रोसेस करके उसमें से वुड पल्प यानी गूदा निकाला जाता है। इसके बाद कुछ जरूरी केमिकल्स मिलाए जाते हैं और आखिर में उसे प्रेस करके वो साफ सफेद पेपर बनता है जिस पर हम लिखते हैं। कच्ची लकड़ी से लेकर एक यूजेबल प्रोडक्ट तक का एक परफेक्ट सफर। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इंडस्ट्रीज ऐसी चीजों को लेती हैं जो जल्दी खराब हो सकती हैं या जिनकी कीमत कम होती है और उन्हें बहुत ही वैल्यूएबल बना देती हैं। उदाहरण के लिए 10 रुपए का टमाटर कुछ ही दिनों में सड़ जाएगा, लेकिन अगर उससे प्रोसेस करके केचप बना दिया जाए तो वही टमाटर सालों तक खराब नहीं होता और उसकी वैल्यू भी कई गुना बढ़ जाती है ना कमाल की बात? अब जब हम मैन्युफैक्चरिंग का बेसिक समझ चुके हैं, तो आइए इन बड़ी बड़ी मशीनों और फैक्ट्रीज को कैटेगराइज करते हैं। आखिर दुनिया भर की इन हजारों इंडस्ट्रीज को अलग अलग हिस्सों में कैसे बांटा जाए? सबसे आसान तरीका है इनके सोर्स को देखना, यानी कच्चा माल आ कहाँ से रहा है। अगर सोर्स पेड़ पौधे या जानवर हैं तो वो एग्रो बेस्ड हैं, जैसे कॉटन या डेयरी मिल्क। अगर मिट्टी के ओर्स और खनिज हैं तो वो मिनरल बेस्ड हुई, जैसे आयरन और स्टील। अगर सोर्स समंदर है तो वो मरीन बेस्ड हो गई, और अगर जंगलों से लकड़ी मिल रही है तो उसे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। एक और तरीका है इनके साइज के हिसाब से देखना। एक तरफ होती हैं बिल्कुल छोटी कॉटेज या कुटीर इंडस्ट्रीज, जहां लोग अपने हाथों से टोकरियां या मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और दूसरी तरफ होती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, वही बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जहां करोड़ों की मशीनरी, मॉडर्न टेक और भारी कैपिटल का इस्तेमाल करके गाड़ियां या स्टील बनाया जाता है। और हाँ, इनका मालिक कौन है इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर किसी आम इंसान या ग्रुप की कंपनी है जैसे टाटा या रिलायंस, तो वो प्राइवेट हुई। अगर सरकार चला रही है तो पब्लिक हुई, जैसे सेल। जब दोनों मिलके काम करें तो जॉइंट सेक्टर, जैसे मारुति उद्योग। और एक होती है कोऑपरेटिव, जैसे अमूल, जहां किसान और वर्कर्स खुद मिलकर पूरा सिस्टम चलाते हैं। यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, अगर कोई नई फैक्ट्री लगानी हो तो उसे कहाँ बनाना चाहिए? क्या किसी भी खाली मैदान में फैक्ट्री लगाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। एक फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए एक साथ कई चीजों की जरूरत पड़ती है। ऐसी जगह जहां कच्चा माल पास में हो, बिजली और पानी की कमी ना हो, खुली जमीन हो, वर्कर्स आसानी से मिल जाएं और सबसे जरूरी ट्रांसपोर्ट और मार्केट तक आसान पहुंच हो। जिधर ये सारे फैक्टर्स एक साथ फिट बैठते हैं, वही जगह किसी भी फैक्ट्री के लिए परफेक्ट होती है। लेकिन कभी कभी कुछ पिछड़े हुए इलाकों में ये सारी सुविधाएं नेचुरली नहीं मिलती, तो वहां सरकारें आगे आती हैं। सरकार सस्ती बिजली, टैक्स में छूट और ट्रांसपोर्ट में मदद देती है, ताकि ऐसी जगहों पर भी फैक्ट्रीज लगें, वहां के लोगों को रोजगार मिले और उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके। चलिए अब फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और इस विशाल सिस्टम को थोड़ा करीब से देखते हैं कि ये रोजाना काम कैसे करता है। दरअसल दुनिया की हर छोटी बड़ी इंडस्ट्री एक बेसिक 3 हिस्सों वाले फॉर्मूला पर चलती है। ये एक लगातार चलने वाली कंटिन्यूअस साइकिल है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। सबसे पहले इनपुट, यानी खेत से आई रुई, लेबर और ट्रांसपोर्ट का खर्चा। फिर शुरू होता है प्रोसेस, जिसमें उस रुई की कताई और बुनाई होती है। और फाइनली आता है आउटपुट, एक शानदार शर्ट जो पहनने के लिए तैयार है और जिसे बेचकर इनकम जनरेट होती है। एकदम सिंपल और परफेक्ट साइकिल।
ये सारी इंडस्ट्रीज इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो है इन बड़े सेटअप से जुड़े हुए बड़े खतरे। जब कुछ गलत होता है तो इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी डेंजरस मटेरियल के साथ लापरवाही हुई है या टेक्निकल फेलियर हुआ है, तब बड़ी इंडस्ट्रियल त्रासदियां आई हैं। भोपाल गैस लीक से लेकर चाइना के गाओक्याओ गैस वेल ब्लोआउट तक ये सबूत हैं कि इन फैक्ट्रीज में छोटी सी गलती की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, 3,598। ये भोपाल गैस त्रासदी में जाने गंवाने वाले लोगों का वो ऑफिशियल आंकड़ा है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। ये याद दिलाता है कि फैक्ट्रीज के आसपास बसने वाले लोगों पर हर वक्त कैसा खतरा मंडराता रहता है। आगे ऐसा कभी ना हो, इसके लिए कुछ बहुत ही सख्त रूल्स फॉलो करना जरूरी है, जैसे कि आवासीय क्षेत्रों को इंडस्ट्रियल जोन से बहुत दूर रखना, फायर सेफ्टी और वार्निंग सिस्टम्स को टॉप क्लास रखना, और जो सबसे जहरीले केमिकल्स हैं उन्हें बहुत ही लिमिट में स्टोर करना। ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस लिटरली हजारों जानें बचा सकती हैं। इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आइए एक नज़र दुनिया के नक्शे पर डालते हैं और देखते हैं कि ये ग्लोबल इंडस्ट्रीज आखिर किन जगहों पर सबसे ज़्यादा बसी हुई हैं। बड़ी फैक्ट्रीज अक्सर दुनिया के खास क्षेत्रों में एक साथ क्लस्टर या समूह बनाना पसंद करती हैं। वे ऐसी जगहों की तलाश में रहती हैं जहां का मौसम अच्छा हो, पास में बड़े समुंदर के पोर्ट्स हों ताकि शिपिंग आसानी से हो सके, और भरपूर पावर के लिए आसपास कोयले की खदानें हों। चाहे आयरन और स्टील जैसी पुरानी और भारी इंडस्ट्री हो जो जर्मनी, यूएसए और भारत के जमशेदपुर में दिखती है, या फिर टेक्सटाइल्स जो जापान के ओसाका और हमारे अहमदाबाद, मुंबई में बसी है, और हाँ, आज के नए ज़माने की इंफॉर्मेशन टेक इंडस्ट्री जिसका हब यूएसए की सिलिकॉन वैली और इंडिया में बेंगलोर है। ये सभी अपने अपने फ़ायदे वाली लोकेशंस पर खूब फल फूल रही हैं। इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। एक तरफ इन इंडस्ट्रीज से मिलने वाली बेशकीमती वैल्यू और रोजगार हैं, और दूसरी तरफ समुदायों और पर्यावरण की सुरक्षा। हमारी सोसाइटी इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस आखिर कैसे बना सकती है, इस बारे में जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है।